वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आए हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पर। ये आपकी रिवीजन क्लास है यूपी फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए। रिसोर्स क्या होते हैं? एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। वह प्रत्येक चीज जो मनुष्य की जरूरतों को पूरा कर रही है वह रिसोर्स कहलाती है। रिसोर्स को हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया है। फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स जो प्रकृति से सीधा प्राप्त हो जाते हैं हमें, और सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्स जो मानव द्वारा निर्मित हैं या फिर मानव खुद एक रिसोर्स की तरह हैं। एंड प्रॉब्लम इसके बाद आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बेस के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जहां से ये पैदा हुए हैं उसके आधार पर बायोटिक एंड नॉन बायोटिक रिसोर्स या फिर नॉन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स वे रिसोर्स हैं जो जीवित होते हैं। बायोटिक रिसोर्स आर दैट रिसोर्स दैट आर लिविंग। वे सभी रिसोर्स जो जीवित हैं बायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आपके ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और आपके प्लांट्स और बर्ड्स। इसके अलावा एबायोटिक रिसोर्स आर नॉन लिविंग। एबायोटिक रिसोर्स वे रिसोर्स हैं जो नॉन लिविंग रिसोर्स होते हैं। ये आपके एयर, वाटर, लैंड और आपके सोलर एनर्जी वगैरह आते हैं। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी। उपस्थिति के आधार पर रिसोर्स कैसे होते हैं? ये दो प्रकार के हो सकते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जो हमेशा रिन्यूड होते रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं, इट्स कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। और ऐसे रिसोर्स जो एक समय के बाद उपस्थिति को खत्म कर लेते हैं अपनी, जैसे कि आपके पेट्रोलियम पदार्थ और कोयला, ये यूज करने के बाद खत्म हो जाते हैं। ऐसे रिसोर्स आपके रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जांपल आपके सोलर एनर्जी हो सकती है, वाटर हो सकता है, लैंड हो सकता है और एयर हो सकती है। इसके अलावा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जांपल के रूप में आपके रिसोर्स कोयला हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है। इसके अलावा हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अधिकार के आधार पर रिसोर्स कैसे हो सकते हैं? जैसे कि आप अपने घर के स्वामी खुद हैं, आप अपने घर को अपना खुद का घर बता सकते हैं। तो इंडिविजुअली एक घर आपका एक ऐसा रिसोर्स हो सकता है जो आपका इंडिविजुअल आपका हो सकता है। ये आपके फर्म के रूप में भी हो सकता है, आपकी शॉप के रूप में भी हो सकता है, आपके किसी प्लॉट या फिर फील्ड के रूप में भी हो सकता है। इसके बाद होता है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स वे रिसोर्स होते हैं जो आपके पूरी कम्युनिटी के होते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क देख सकते हैं आप आसपास जो पार्क बने हुए होते हैं, तालाब होते हैं, पॉन्ड्स वगैरह। इसके अलावा आपके लेक वगैरह होती हैं, उस पर सभी लोगों का होता है जो कम्युनिटी में रहते हैं, जो वहाँ के आसपास के लोगों रहते हैं। इसके अलावा मंदिर, मस्जिद, ये पूरी कम्युनिटी के आधार पर ही होते हैं। ये आपके कम्युनिटी रिसोर्स के रूप में आते हैं। इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज हैं जिस पर पूरे नेशन का हक होता है, जैसे कि आपकी जितनी भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितनी भी प्राचीन इमारतें हैं, वे सब आपके नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल रिसोर्स के रूप में आपके बड़े बड़े ओशंस हैं या फिर बड़े बड़े समुद्र हैं, जिन पर पूरे के पूरे नेशन इंटरनेशनल रूप से सभी का हक होता है। जैसे कि हम पैसिफिक ओशन देख सकते हैं, इंडियन ओशन देख सकते हैं, अटलांटिक ओशन देख सकते हैं, आर्कटिक ओशन देख सकते हैं, या फिर अंटार्कटिका ओशन या फिर साउथर्न ओशन देख सकते हैं। ये पांचों ओशन ऐसे ओशन हैं जिन पर वहाँ के आसपास की सभी कंट्रियों का हक होता है। इसलिए इन रिसोर्सों को हम कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स नहीं कहकर नेशनल और इंटरनेशनल बेस्ड रिसोर्स कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद आते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। स्टेटस के आधार पर रिसोर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? सबसे पहले आते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं और किसी वजह से यूज नहीं किए जा पा रहे हैं। जैसे कि राजस्थान और गुजरात की बात करें तो वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में विंड और सोलर एनर्जी के रिसोर्स हैं, लेकिन आज के समय में उन्हें पर्याप्त मात्रा में यूज नहीं किया जा रहा है। तो ये सब रिसोर्स पोटेंशियल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। वे रिसोर्स
जिन्हें हम लगातार यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, वाटर एनर्जी के रूप में, ये सब रिसोर्स आपके डेवलप्ड रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद थर्ड रिसोर्स होते हैं स्टॉक रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जिन्हें हमें आज तक यूज करने की टेक्निक ही नहीं आई। जैसे कि पानी है, जल का जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2O होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। लेकिन हम इन्हें अलग अलग करके हाइड्रोजन से एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकते और ऑक्सीजन को वायुमंडल को नहीं दे सकते। इस कारण हमें यही नहीं पता कि उससे किस तरीके से पृथक किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं रिजर्व रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जिन्हें रिजर्व किया गया है। द सब्सटेंस ऑफ द स्टॉक which can be put into use with the help of extinct technology known how, ऐसे रिसोर्स जिनका यूज समय के बाद एक तरीके से किया जा सकता है। टच द वाटर इज द लैंड, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, जैसे कि वाटर है, फॉरेस्ट है, इनमें अलग अलग तरीके से हम यूज करते आ रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, रिसोर्सों का डेवलपमेंट धीरे धीरे होता आ रहा है। हम देखते हैं कि कल हमें दिल्ली जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था तो 2 या 3 दिन लग सकते थे या फिर 1 या 2 दिन लगते थे, लेकिन आज हमने विभिन्न प्रकार के संसाधनों का निर्माण कर लिया है जिसके जरिए हम वहाँ पर 4 घंटे में भी पहुँच सकते हैं या फिर 3 घंटे में भी पहुँच सकते हैं। अगर यहीं पर मेट्रो ट्रेन शुरू हो जाए तो शायद दिल्ली जाना, या बुलेट ट्रेन शुरू हो जाए तो दिल्ली जाना 1 घंटे में भी पॉसिबल हो जाए। रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत किस तरीके से हम रिसोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग करते हैं, किस तरीके से कंजर्वेशन करते हैं, आइए जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि रिसोर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं हमारे लिए, क्योंकि वे हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसीलिए हमें उन्हें कंजर्व करने की ज़रूरत है। ऐसे रिसोर्सों को कंजर्व करना ज़्यादा ज़रूरी है जो समय के साथ साथ कम हो रहे हैं। जैसे कि फ्रेश वाटर की स्थिति धीरे धीरे ग्राउंड वाटर के रूप में गिरती जा रही है, जिसके कारण उसे कंजर्व करना ज़्यादा जरूरी है। ऐसे रिसोर्स जो समय के साथ साथ नष्ट हो रहे हैं उनमें आपके नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और आपके ऑयल वगैरह आते हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत भी आते हैं। ऐसे रिसोर्सों को हमें कंजर्व करना ज़्यादा जरूरी होता है। लैंड रिसोर्स भूमि रिसोर्स के रूप में कैसे यूज होती है। आप देखते हैं कि लैंड को हम विभिन्न प्रकार से यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइजेशन के अंतर्गत हम भूमि पर कभी खेती करने लगते हैं, कभी घर बनाने लेते हैं। इसके अलावा भूमि को इंस्टीट्यूशन के रूप में, इंडस्ट्री के रूप में भी यूज किया जाता है। तो ये सब भूमि को एक रिसोर्स दिखाते हैं और बताते हैं कि भूमि को हम विभिन्न प्रकार से यूज कर सकते हैं। भारत में अलग अलग तरीके से भूमि का यूज किया जाता है या फिर लैंड का यूज किया जा सकता है। लैंड का यूज करते हुए हम उस पर इंडस्ट्री बना सकते हैं, इसके अलावा खेती कर सकते हैं, इसके अलावा विभिन्न प्रकार से अपना सेटलमेंट बसा सकते हैं, घर बना सकते हैं। लैंड का एक मेजर पार्ट होता है सोयल। सोयल एज ए रिसोर्स किस तरीके से कार्य करती है। हम जानते हैं कि सोयल की विभिन्न प्रोफाइल होती हैं। सोयल अलग अलग तरह की होती है। सबसे ऊपर सबसे उपजाऊ मिट्टी, उसके बाद उससे कम उपजाऊ मिट्टी, उसके बाद वेदर्ड सोयल के नाम से पेरेंट्स रॉक मटेरियल आती है, उसके बाद सबसे नीचे पेरेंट्स रॉक आती है जिससे सभी प्रकार की ये मिट्टियाँ बनती हैं। आइए क्लासिफाई करते हैं इन सोयल को कि सोयल किस प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले आती है एलुवियल सोयल, जलोढ़ मिट्टी। यह जल द्वारा लाई हुई मिट्टी होती है, इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरी ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है और नॉर्थर्न प्लेन के एरिया में ये काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद आती है ब्लैक सोयल, ये रंग में काली होती है और बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ये खासकर कॉटन कल्टीवेशन के लिए यूज की जाती है। कॉटन की पैदावार इसमें सबसे अच्छी होती है। इसके बाद आती है रेड सोयल। रेड और येलो सोयल मुख्य रूप से अग्नियस रॉक्स द्वारा बनती है। अग्नियस रॉक्स के बारिश में ठंडा होने की वजह से इस तरह की मिट्टी का निर्माण होता है जो लाल और भूरे रंग की होती है। इसे आप रेड और ब्लू सोयल कहते हैं, रेड या येलो सोयल कहते हैं। इसके बाद आते हैं रेड सोयल। रेड सोयल वे सोयल होती है जो मुख्य रूप से आपके नमी युक्त क्षेत्र में पाई जाती है। ये चिकनी मिट्टी
जैसी एक सॉइल होती है जो बहुत अधिक मात्रा में पानी को अपने अंदर समाहित रखने की क्षमता रखती है और बहुत ज़्यादा लेटराइट होती है। इसका pH लेवल 6.0 के करीब होता है। इसके बाद आती है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल एरिड एरिया में पाई जाती है या डेजर्ट एरिया में पाई जाती है। ये मरुस्थलीय मिट्टी होती है और मुख्य रूप से इसमें पानी सोखने की क्षमता काफ़ी कम होती है और यह मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें पैदावार भी बहुत कम होती है। यहाँ पर ये सबसे स्कैर्टी वेजिटेशन के रूप में दिखाती है या फिर ये सबसे कम वेजिटेशन रखती है। फॉरेस्ट एरिया वाली मिट्टी, वे मिट्टी जो अपने अंदर बहुत ज़्यादा फॉरेस्टों को समाहित रखती है, फॉरेस्ट मिट्टी कहलाती है। सॉयल इरोजन और कंजर्वेशन, हम देखते हैं कि सॉयल का इरोजन समय समय पर होता है विभिन्न एजेंटों द्वारा। ये एजेंट्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं? विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, इसके अलावा टेम्परेचर हो सकता है, इसके अलावा आपका आइस हो सकता है। इसी तरह के विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनकी वजह से समय समय पर सॉयल इरोड होती रहती है। सॉयल इरोजन के अंतर्गत हम देखते हैं कि सॉयल की ऊपरी परत जो उपजाऊ परत है वो खत्म हो जाती है फ्लूइड के कारण या फिर किसी और वजह से। इसका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है जिसके लिए हम पेड़ पौधे बोकर इसे संरक्षित कर सकते हैं या फिर विभिन्न प्रकार से इससे अपने यूज में ले सकते हैं। इस लेसन को यहीं कंप्लीट करते हैं। कल हम इसके चैप्टर 2 का रिवीजन कंप्लीट करेंगे।